नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको आदिकाल की काव्य प्रवृत्तियों के बारे में बताने जा रही हूँ कि आदिकाल में काव्य की प्रवृत्तियाँ क्या थी। ये हमेशा बीए में पूछा जाता है, एमए में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि स्थान भेद के आधार पर आदिकाल का काव्य प्रवृत्ति की फर्स्ट पॉइंट है स्थान भेद के आधार पर। इस युग का जो साहित्य था वो दो आयामों में विकसित हुआ, है ना। तो पहला क्या था, पश्चिमांचल, और दूसरा पूर्वीयांचल। पश्चिमांचल में कैसे काव्य लिखे जाते थे, तो पश्चिमांचल में शौर्य के काव्य लिखे जाते थे, राजस्तुति के काव्य लिखे जाते थे, ऐतिहासिक बातों पे काव्य लिखे जाते थे, वीरता के ऊपर लिखे जाते थे और श्रृंगार के ऊपर लिखे जाते थे काव्य। जैसा कि आपको सबको पता है कि आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। इसीलिए इसमें क्यों कहा जाता है, क्योंकि वीरता के, शौर्य के और राजस्तुति का वर्णन इस युग में बहुत ज़्यादा हुआ है ना। अब देखते हैं कि पूर्वी अंचल में कैसे काव्य लिखे जाते थे। तो पूर्वी अंचल में जैन धर्म, यानी कि बिहार या मगध में, बिहार में जैन के जो महावीर थे उनका जन्म हुआ, बुद्ध भगवान का जन्म हुआ, तो प्रचार भी वहाँ से आरंभ होगा, है ना। तो वहाँ पे बिहार में और मगध के क्षेत्र में, पूर्वी अंचल के क्षेत्र में जैन धर्म का क्षेत्र होने के कारण वहाँ का विवेचन विश्लेषण उपलब्ध है, ठीक है। और बौद्ध धर्म, सिद्धनाथ साहित्य मिलते, सिद्धनाथ के ऊपर भी मैंने आपको बताया था, है ना। तो उसका पूरा हिस्ट्री आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। तो पूर्वी अंचल में कैसा काव्य लिखा गया, जैन धर्म के ऊपर लिखा गया, बौद्ध धर्म के ऊपर लिखा गया, सिद्ध और नाथ साहित्य के ऊपर लिखा गया, ठीक है। अब भाषा के आधार पर कैसा था काव्य प्रवृत्ति आदिकाल का, तो ये भी दो भागों में डिवाइडेड है। पहला संस्कृत और दूसरा अपभ्रंश। संस्कृत साहित्य का सामान्य जनता तथा हिंदी कवियों पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि आप सबको ही जानते कि संस्कृत में उतना ज़्यादा काव्य रचना नहीं हुई है, जबकि अपभ्रंश में और हिंदी में आदिकाल की रचनाएं मिलती हैं, है ना। तो अपभ्रंश में क्या हुआ, लेकिन अपभ्रंश साहित्य भाषा की निकटता के कारण, यानी कि अपभ्रंश जो था वो हिंदी के बहुत ही निकट था, इसलिए हिंदी साहित्य का जो पहला पृष्ठभूमि का काम करता था, ठीक है। अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी दोनों रचनाएं जो है वो हिंदी साहित्य के अंतर्गत आती है। अपभ्रंश की आप रचनाओं को देख लीजिएगा और हिंदी साहित्य की प्रारंभिक जो रचनाएं हैं वो इसके अंतर्गत आती है। तो भाषा के आधार पर ये दो हो गया, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है रासक काव्य धारा। पिछली वीडियो में ही मैंने आपको रास और रासों के बारे में बताया, तो रासों के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया था, तो उससे आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं ये भी समझा देती हूँ, ठीक है। तो हिंदी में इसका विकास अपभ्रंश से हुआ। इस काव्य विद्या के अंतर्गत शुद्ध श्रृंगार प्रधान कृतियाँ भी मिलती है। वीर रसात्मक के साथ उपदेश, श्रृंगार, वीरता, नीति और विषय भी मिलता है ना। तो रासक काव्य धारा के अंतर्गत क्या क्या मिलता है, श्रृंगार प्रधान रचनाएं मिलती हैं, वीर रसात्मक काव्य धारा मिलती है, उपदेश मिलता है, श्रृंगार मिलता है, नीति मिलता है ना। तो ये रासक काव्य धारा के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो बाकी की जो पॉइंट है वो मैं अगले वीडियो में डिस्क्राइब कर दूंगी। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।